हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि हमारी ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। और जैसा कि मैं थंबनेल में भी इस बात को मेंशन कर दूंगा कि अगर जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, और जो आपको शीट्स या डीपीपी आप कह सकते हैं या मॉड्यूल्स कह सकते हैं जो आपको दिए जाएंगे, उतनी केवल एक्सरसाइज करनी है। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इससे अंदर, केवल दो चीज़ें करनी है। एक, जो शीट्स या मॉड्यूल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही सोल्व करने, और दूसरा केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये दो चीज़ें आपको सोल्व करनी है। एंड आई कैन गारंटी दैट यू कैन स्कोर अंडर 500 रैंक। 500 के अंडर आपकी रैंक आ जाएगी इन जेई एडवांस। मेंस की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। मेंस में स्कोर करना इज़ नॉट अ बिग डील। तो मैं एडवांस की बात बता रहा हूँ। अगर आप इतना काम कर लेते हैं जितनी एक्सरसाइज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ क्या क्या कर, कौन सी बुक से पढ़ना, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मॉड्यूल या शीट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उनके अंदर ऑलरेडी अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चन ले लिए गए हैं जिनकी ज़रूरत है। ओके, तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैंने आपको बताया था जिन जिन फोर्सेज की हमें ज़रूरत है उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। लास्ट लेक्चर का हम लोगों ने आप बताया था दैट व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज एनीथिंग दैट इज पुश और पुल। उस पुश और पुल की वजह से हमारा हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाए, ऑब्जेक्ट का जो मोशन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसकी स्पीड घट या बढ़ जाए। कोई बॉडी रेस्ट में तो मोशन में जाए, मोशन में तो रेस्ट में आ जाए, या फिर बॉडी वो डिफॉर्म हो जाए, उसकी शेप बदल जाए, इट्स शेप साइज एंड ज्योमेट्री बदल जाए। ये सब चीज़ें हमारे फोर्स की वजह से हो सकती हैं। यहाँ तक बातें मेरे ख्याल से क्लियर है। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेज हैं। एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड थर्ड वाइज आपका न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट इज वीक फोर्सेस। उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैंने आपको बता दी थी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन मैंने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताया था कि भाई किसी बॉडी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए एक छोटा सा फंडा आप कह सकते हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बार बार आपको वो एंगल थीटा ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितना एंगल आपके इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में होगा, सेम एंगल उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उसके और वर्टिकल के बीच में होगा। ठीक है, इससे पहले कि हम फ्री बॉडी डायग्राम पर और क्वेश्चन सोल्व करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई एफबीडी की बातें तो ठीक है। थोड़ा सा एक बार जितना हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारे न्यूटन्स के 3 लॉ क्या थे, उनको एक बार देख लेते हैं। क्लियर है? हमारे 3 लॉ थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता था कि बिल्कुल आसान आसान भाषा में, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, नॉट ओनली मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में, तो मोशन में ही रहना चाहिए जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। मतलब बॉडी रेसिस्ट करती है अपने स्टेट को चेंज करने को। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आसान भाषा में मैं कहूं कि अगर कोई भारी भरकम ट्रक है, अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में धक्का मार के लेकर आना क्वाइट डिफिकल्ट, और अगर वो मोशन में तो उसको सडनली रोकना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। कहीं ना कहीं ये इनर्शिया के बारे में हम बता रहा है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को। ठीक है, और जिसका इनर्शिया ज्यादा, या फिर कहते जिसके पास प्रॉपर्टी ये ज्यादा है रेसिस्टेंस की, अपने चेंज को रेसिस्ट करने की, उसका मास ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक हल्की सी फुटबॉल है, उसको रोकना आपके लिए और उसको मोशन में लाना दोनों ही आसान है एज कंपेयर टू कोई भारी भरकम कोई ऑब्जेक्ट हो। क्लियर है? आइए देखते हैं पहले दोनों की डेफिनेशन, दोनों तरह की ही डेफिनेशन लिख लेते हैं, तीनों लॉज को एक बार देख लेते हैं, देन कंटिन्यू। आइए फर्स्ट और सेकंड लॉ को देख लेते हैं। पहला लॉ कह रहा है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, और ये बात हमें समझ में आ रही है कि जो हमारे इनर्शिया बॉडी का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। ठीक है, कह रहा है अ बॉडी ऑलवेज वांट्स टू मेंटेन इट्स स्टेट दैट इज यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट। ये दो स्टेट है, या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगी या रेस्ट में होगी, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट। ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं हम लोग, और हमारा इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी स्टेट चेंज करना विल बी डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई वी से लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? अगर इसके हम एग्जाम्पल लें दो चार, फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त के साथ बाइक पर घूमने के लिए गए, और बाइक जो है अच्छा खासा पावरफुल इंजन है बाइक का, है ना, अच्छी खासी सीसी, मान लेते हैं 350 सीसी की बाइक है, और सडनली आपने स्टार्ट किया और सडनली उसको स्टार्ट चला दिया आगे की तरफ। तो
क्या होता है, जो पीछे बैठा वाला है, जो पीछे बैठा हुआ इंसान, उसको सडनली झटका फील होता है पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी थी रेस्ट में, सडनली आपने बाइक को मोशन में ला दिया तो उसको झटका फील होता है, पीछे की तरफ गिरता फील होता है। इसी तरह आप अच्छी खासी स्पीड पे थे, मेंटेन था, सडनली आपने ब्रेक लगा दी तो पीछे वाला बंदा बिल्कुल आगे तरफ गिर जाता है। वजह क्या? उसकी बॉडी मोशन में थी, सडनली आपने बाइक को रेस्ट में ला दिया। ठीक है, इसी तरह से यही सब एग्जाम्पल, अगर हम किसी ब्लैंकेट को किसी छड़ी से, स्टिक से पीटते हैं तो धूल निकलती है। क्यों? क्योंकि धूल के पार्टिकल है, मान लो यहाँ पर, सडनली आपने स्टिक से मारा उसको, ब्लैंकेट को, तो ब्लैंकेट चला गया नीचे, धूल के पार्टिकल रह गए वहीं पर। गड़े पॉइंट, क्योंकि वो रेस्ट में थे, दे स्टिल वांट्स टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर है? ओके, ये सारी चीज़ें हम एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में ठीक ठाक तरीके से यूज़ करते हैं। किसी बस में जा रहे हैं, सडनली ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए तो सारे पैसेंजर आगे की तरफ गिरते हैं। सडनली आपने स्पीड बढ़ा दी तो पीछे की तरफ हमें धक्का फील होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बता रही है कि भाई अच्छा, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पर ये बेस्ड है। ठीक है, आइए सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे जनरली गड़बड़ करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना जो कहा जा रहा है। सेकंड लॉ क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मैंने बड़ी आसान सी डेफिनेशन लिखी है, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम का चेंज होने का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया है। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दें तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के बाद यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका 1 ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू dp/dt। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बच्चे सोचते हैं सर F इक्वल टू एम में, ये पूरी तरह ठीक नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप केवल F इक्वल टू एम में लिखेंगे तो यू विल मेक अ मिस्टेक। तो सर अलग है F इक्वल टू एम में से? तो आंसर है यस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम F इक्वल टू एम में। कैसे डिफरेंट है बताता हूँ। मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। मेरे ख्याल से आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन जानते हैं। दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो इसका डिफरेंशियल किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को ऐसे छोड़ देना है। तो m को ऐसे छोड़ देता हूँ, dv/dt, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं, प्लस एक बार v को ऐसे छोड़ दीजिए, dm/dt। तो एक्चुअल में सच्चाई ये है। तो लेकिन सर हमने तो 9th क्लास में पढ़ा था F इक्वल टू एम होता है। बेटा वो जो आपने पढ़ा था, जितने भी सिचुएशन आपने ली थी उस टाइम पर, वो सारी सिचुएशन ऐसी थी कि जहां पर बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा था। बॉडी का मास सेम होने की वजह से हमारा जो dm/dt वाला टर्म था, इसकी वैल्यू हो गई थी 0। बचता क्या था? m dv/dt, और dv/dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, इसलिए F इक्वल टू एम में था। बात समझ में आ गई? अभी आप थोड़े से बड़े हो गए हो, 11th क्लास में आ गए आप लोग, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप 12th पास हो सकते हैं या 12th में अपेयरिंग हो सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर थोड़े आप सीनियर लेवल पर हो। तो अब थोड़ी सी सब्जेक्ट के कोर में जाना है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि सर अगर अदरवाइज अगर आप यही फॉर्मूले पर लगा के बैठ रहे हैं कि F इक्वल टू एम में होता है, तो रॉकेट प्रपल्सन का केस सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखना F इक्वल टू एम में कब है? जब बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है। मैं इस बात को बता देता हूं, एक्चुअल में सच्चाई ये है, फॉर्मूला यही है, इसी का स्पेशल केस है F इक्वल टू एम में। बताता हूं कैसे। इफ m आपका मास कांस्टेंट हो बॉडी का, तो ये अल्टम मारा जाएगा, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा? m dv/dt, और dv/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन F इक्वल टू m में। अगर बॉडी का मास चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला विल बी दिस। तो सर मैं किसको याद रखूं, इसको या इसको? देखो बेटा, इसको ध्यान में इसको रखना है। हाँ, ये बात भी सच है, आपके जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें से 90% से ज्यादा न्यूमेरिकल आपके 90 का 90 मोर देन 99% न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड होंगे। लेकिन फिर भी ये अभी आपको पता होना चाहिए, इसी का स्पेशल केस है F इक्वल टू एम में। कब? अगर मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। क्लियर है? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ। ये थर्ड लॉ के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहां पर आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो। डेफिनेशन सबको पता है, 9th क्लास में पढ़ दी सर, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आइए लिखते हैं थर्ड लॉ। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, THIRD नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर कंसेप्ट समझने आए हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करने हैं, वो सब बोर्ड लेवल के बच्चे करते रहेंगे। थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। there is equal and opposite reaction।
ठीक है। हाँ सर, ये तो हम जानते हैं सर, 9th क्लास से पढ़ा था, बहुत आसान सा है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेता हूँ मैं टेबल है, और टेबल के ऊपर आपने अपने छोटे भाई चिंटू को एक बॉक्स के अंदर पैक करके यहाँ पर रख दिया है, मान लेता हूँ मैं। ये आपका छोटा भाई चिंटू जिसका मास है m, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस मास के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो होंगे सर, नीचे की तरफ होगा mg और ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल। थोड़ी थोड़ी बातें हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में जान ली हैं, अभी हम और भी करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसका एक्शन और रिएक्शन कहाँ है? तो जितने भी आप में से लोग देख रहे हैं 99% बच्चे कहेंगे सर एक्शन। अगर मैं कहूँ मैं एक्शन ये है तो सब बोलेंगे सर इसका रिएक्शन ये है। अच्छा ओके, हो सकता है आप सही हो, पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा आप सही हो, देखते हैं। अच्छा अगर मैं इस बॉक्स को, इस ब्लॉक को या मार्कर को यहाँ से छोड़ दूँ, इसका मास है, मैं छोड़ दूँ, नीचे की तरफ गिर रहा होगा कि कौन सा फोर्स होगा इसके ऊपर? mg। अगर मैं कहूँ एक्शन आपका mg है तो इसका रिएक्शन कहाँ है? यहां पर चलो आपने बोल दिया टेबल के ऊपर रखा हुआ था, इस मास को मैं हवा में छोड़ दूं, ये लो, तो नीचे की तरफ लग रहा है mg। मैं कह रहा हूं कि लेट इट बी mg इज द एक्शन, वेयर इज द रिएक्शन? तब आप कहेंगे सर हो सकता है ना हो, लेकिन आपने तो स्टेटमेंट लिखा टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहां है इक्वल, कहां है अपोजिट? है तो रिएक्शन नहीं दिख रहा कोई, तो आंसर, क्वेश्चन गलत नहीं है। यहां पर जो हमारे जो मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गए हैं वो गड़बड़ है। तो मिथ जो दिमाग में बन जाता है कि अच्छा mg का जो काउंटर कर रहा है इसका जो रिएक्शन है वो नॉर्मल है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है, कुछ कुछ बातें फिर गड़बड़ होगी। आई रिपीट mg का रिएक्शन नॉर्मल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो सर कौन होगा? तो सच्चा सर इसका रिएक्शन होगा कुछ? आंसर है यस, एवरी एक्शन ईच एंड एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, तो हमारे कंसेप्शन जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो गड़बड़ाई हुई है, इसलिए हम ये गलत हमारे आंसर यहाँ पर मिल नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर हमने जबरदस्ती आंसर बना दिया है। तो अगर कोई पूछे कहे कि mg अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन क्या है, तो आंसर है अगर mg कोई फोर्स है, mg कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका रिएक्शन भी सेम ही टाइप का होगा। मतलब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? आंसर है यस। लेकिन सर यहाँ कहीं दिख नहीं रहा और कोई दूसरा रिएक्शन। सुनो बेटा, जो टेबल है ये बड़ी सी प्यारी सी हमारी अर्थ के ऊपर रखी होगी, अर्थ का सेंटर इसके ऊपर लगा रहा है mg फोर्स, तो ये जो आपका ब्लॉक है ये भी फोर्स लगा रहा होगा अर्थ के ऊपर ऊपर की तरफ। अर्थ का मास बहुत बड़ा, अर्थ कहीं मूव नहीं करने वाली, इस ब्लॉक को मूव करना पड़ेगा। बात समझ में आई? यहां से क्या बात समझने को मिल रही है हमें कि सर अगर हमारा एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स था तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर एक्शन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स था तो हमारा जो रिएक्शन है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक ही होगा। इट मींस एक्शन रिएक्शन जो पेयर है ना, दोनों का नेचर ऑफ फोर्स विल बी सेम। क्लियर है? तो सर इसके ऊपर जो mg लग रहा होगा वो है इसका रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग, एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर, दोनों के नेचर सेम होंगे, याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक जो दूसरे बच्चे गड़बड़ करते हैं, mg इसके ऊपर है ब्लॉक के ऊपर, यस सर, नॉर्मल इसके ऊपर है, यस सर। याद रहे अगर एक्शन किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगा, रिएक्शन विल बी ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर mg इसके ऊपर है तो इसका जो रिएक्शन है वही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर है, एक रिएक्शन इसके ऊपर है, अगर एक्शन इसके ऊपर है तो रिएक्शन इसके ऊपर है। सर इस केस में अगर ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया नीचे की तरफ mg फोर्स, तो अर्थ के ऊपर लग रहा होगा mg फोर्स ऊपर की तरफ, वो उसको रिएक्शन होगा। mg किसके ऊपर है? ये वाला mg फोर्स किसके ऊपर है? इस मास के ऊपर। दूसरा जो mg इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है वो किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। दोनों के दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, इस बात को नोट डाउन कीजिए। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करते हैं, नेचर ऑफ देम इज सेम, दोनों के मैग्नीट्यूड
इक्वल होंगे, जो कि इसमें ऑलरेडी कह दिया है, इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होंगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। इस बात को लिख लेते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पर लग रहे होंगे, ठीक है, सेम टाइप के होंगे, नेचर मतलब सेम टाइप के। अगर एक आपका फ्रिक्शन है तो इसका जो रिएक्शन होगा वो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई आपका ऑब्जेक्ट है ना, कोई ब्लॉक है, इस मास को आप आगे की तरफ खींच रहे हो ना किसी फोर्स से, तो यहाँ पर इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, इसका अगर इसको एक्शन कहोगे तो इसका रिएक्शन क्या होगा, नीचे वाली सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा आगे की तरफ। दीज आर एक्शन रिएक्शन, दोनों सेम टाइप के, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टेंशन का रिएक्शन भी टेंशन ही होगा, फ्रिक्शन का रिएक्शन भी फ्रिक्शन ही होगा। क्लियर है? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो एक्शन रिएक्शन वाली बात हमें समझ में आ गई है। तीनों पॉइंट ध्यान में रखना। सेम नेचर के होंगे, अगर एक ग्रेविटेशनल है तो दूसरा भी ग्रेविटेशनल है, अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा तो दूसरा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा फॉर श्योर, ठीक है। इफ वन इज ग्रेविटेशनल देन, अगर एक्शन आपका ग्रेविटेशनल देन रिएक्शन मस्ट बी ग्रेविटेशनल एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर mg वाली बात समझ में आ गई, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इस आपके ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, अगर ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन कहाँ है, तो इसका रिएक्शन होगा बच्चे, ये ब्लॉक लगाएगा इस टेबल के ऊपर नीचे की तरफ नॉर्मल, दैट इज द आपका रिएक्शन ऑफ दिस एक्शन। क्लियर है? बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज नथिंग बट फ्री बॉडी डायग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए कुछ कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के, अच्छे से क्वेश्चन। ओके, आप खुद से पहले ट्राई करें। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम इंडिकेट करेंगे। we represent all the forces which are acting on that particular body, not by the body. Remember this thing. Okay, चलिए आइए ड्रॉ FBD। पहला बड़ा आसान सा, लेट अस से देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा, यहाँ पर आपका मास रखा हुआ है एक ब्लॉक। ओके, हो सकता है मूव कर रहा हो सकता है रुका हुआ। अभी फ्रिक्शन फोर्स वाला पार्ट हम लेटर पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर के। अभी वी आर स्टडिंग एनालम विदाउट फ्रिक्शन। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं हम। इट्स लाइक एक मास है जो कि एक स्ट्रिंग से टंगा हुआ है। थर्ड is something like that, there is a theta, mass m, और एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ, किसी कील की हेल्प से यहाँ पर बंधा हुआ स्ट्रिंग है, ठीक है। फोर्थ, एक फुटबॉल है मेरे पास और दो इंक्लाइन प्लेन के बीच में फंसी हुई है ऐसे, इसमें गड़बड़ होने के चांस है। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइन प्लेन विच इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और ये वाला इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल है बीटा। इसको सरफेस 1 मान लेना, इसको सरफेस 2 मान लेना। इसकी वजह से नॉर्मल होगा, उसका नाम n1 दे देना, इसकी वजह से नॉर्मल होगा, इसका नाम n2 दे देना। नेक्स्ट, दो इंक्लाइन प्लेन है, इनके बीच में फुटबॉल ऐसे फंसी हुई। इस केस में फुटबॉल आपकी यहाँ पर है, इसका मास आपका m है, इसका मास भी मैं m मान लेता हूँ। एक और देख लेते हैं, दैट इज इनफ। कोई एक बकेट है, उसके अंदर दो फुटबॉल पड़े हुए हैं, कुछ ऐसा सा, तो ये वाले फुटबॉल के लिए जगह, दूसरी फुटबॉल के यहाँ पर जगह नहीं, तो ये वाली फुटबॉल इज समवेयर हियर लाइक दैट, like that।
ओके लाइक दैट। इसका मास, दोनों के मास आप चाहें तो आइडेंटिकल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, केवल एफ बी डी बनाना। या फिर एक काम करते हैं, इसका m1 दिस इज m2, इसको सरफेस 1 मान लो, इसकी वजह से नॉर्मल होगा उसको n1 मान लेना, इसकी वजह से नॉर्मल होगा इसको n2 मान लेना। क्लियर है? इसी तरह से ये एंगल है आपका अल्फा, लेट इट बी दिस इज बीटा, दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2, इसकी वजह से नॉर्मल होगा उसको n1 मान लेना, इसकी वजह से n2। आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई कर लिया, आइए देखते हैं कौन कौन से फोर्स होंगे। आप चाहें तो फ्रिक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं, नहीं अभी हमने पढ़ा है एक्चुअल में, तो आप छोड़ भी सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही, इसके ऊपर एक फोर्स होगा नीचे की तरफ mg, वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन हम अर्थ के सामने बहुत छोटे से हैं, तो हमें सरफेस जो है फ्लैट दिखाई पड़ रही है, तो हम इसको ऐसे ले रहे हैं, ऑलवेज mg वर्टिकली डाउनवर्ड, एक फोर्स। दूसरा, मैंने कल आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, नॉर्मल, नाम से समझिए, नॉर्मल कुछ और नहीं, सिनोनिम है एक तरह से परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर किसके? जो कॉमन सरफेस है कांटेक्ट में, कॉमन सरफेस इन दोनों ही कांटेक्ट में कौन सी सर? ये वाली, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर होगा ये। दैट्स इट, दैट्स इट। आप चाहें तो इसको ऐसे इंडिकेट कर ले, चाहे तो यहां पर पॉइंट मास बना करके इंडिकेट कर ले। एक फोर्स नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज नथिंग बट mg, और दूसरा फोर्स सर इधर की तरफ। अब सुनो, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये इधर की तरफ कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एंगल रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, किस एंगल पर है। तो अगर मैं कहूँ, कल मैंने आप लोगों को याद दिलाया था, फिर से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, जितना एंगल आपके इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में होगा, सेम एंगल आपके नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में होगा। दैट इज ऑल्सो थीटा। बार बार इसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज एग्जाम में आप गड़बड़ कर देंगे। क्लियर? दैट्स इट। अगर फ्रिक्शन फोर्स होता, इन केस होता, मान लो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा होता, तो फ्रिक्शन फोर्स होता आपका अप द इंक्लाइन, इधर की तरफ होता। ठीक है, अगर उसको इंडिकेट करना होता, फिलहाल मैं नहीं इंडिकेट कर रहा हूँ। किसी बच्चे का मानो नहीं सर मुझे तो आता है, मैंने पढ़ रखा है, फिर आप इंडिकेट कर सकते हैं, बेटा फ्रिक्शन फोर्स होगा इधर की तरफ, सरफेस के पैरेलल अपवर्ड, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जिधर ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसके अपोजिट साइड होता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता तो फ्रिक्शन फोर्स होता नीचे की तरफ। इस सब के बारे में डिटेल में विल डिस्कस, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम फ्रिक्शन फोर्स पढ़ रहे होंगे। आ जाइए नेक्स्ट, एक आपका मास है जो कि विच इज हैंगिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग। तो मास नीचे की तरफ, मास के ऊपर यहां पर इंडिकेट कर लेते, तो नीचे की तरफ फोर्स होगा mg। ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा, मतलब कुछ और फोर्स होगा। रस्सी में टेंशन ऊपर की तरफ होगी। सर क्या सदा ऊपर की तरफ होती है? आंसर है नहीं। जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो, ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। मैंने इस पॉइंट पर अगर मैं देख रहा हूं तो यहां से दूर की तरफ होगी टेंशन, यहां से देखोगे तो नीचे की तरफ होगी टेंशन। कल मैंने ये बातें, छोटी छोटी बातें आपको कल एक्सप्लेन कर दी थी। दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास। अच्छा इसकी बात करते हैं। इसके ऊपर एक mg नीचे की तरफ, यहां पर इंडिकेट कर लेता हूं, नीचे की तरफ mg। सर एक नॉर्मल होगा यहां पर? बिल्कुल होगा, नॉर्मल होगा। कितने एंगल पर होगा? सर हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन के बीच में एंगल थीटा, तो यही होगा आपका वर्टिकल और आपके नॉर्मल के बीच में। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। और कोई? यस देयर इज वन मोर फोर्स। रस्सी बंधी हुई है सर, किसके? इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। तो इधर की तरफ टेंशन किधर? सर यहां से देखना है मुझे, इससे दूर की तरफ, इधर की तरफ आपकी टेंशन हो गई। यहाँ से देखोगे तो इधर की तरफ होगी। सर टेंशन भी ऐसी थोड़ी मार्क कर दें, कुछ एंगल वगैरह होगा? बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है। इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ? एंगल थीटा। तो ये लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, दिस इज एंगल थीटा। क्लियर? तो हाँ, ये दिस इज टेंशन टी। तो हमारे पास एफबीडी आ गया है तीनों चीजों का। दिस इज टेंशन, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज mg। क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कहानी। ओके आगे बढ़ते हैं, इसके बात करते हैं। एक फोर्स होगा सर नीचे की तरफ mg, बिल्कुल सही बात है, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी। एक होगा सर नॉर्मल, किसकी वजह से? इसकी वजह से। किधर? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मे बी लाइक दैट, इसका नाम दे दूं n1। एक होगा सर इसकी वजह से। तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, सोचते हैं अच्छा n2 भी इधर होगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ना, गलत है डायग्राम, ऐसी गड़बड़ नहीं करना। इसके एग्जैक्टली अपोजिट नहीं होगा, ठीक है, इसके एग्जैक्टली अपोजिट नहीं होगा। किधर होगा थोड़ा समझते हैं। एग्जैक्ट हम एंगल बना सकते हैं। देखो नीचे की तरफ mg, आंसर है यस सर।
N1 इधर की तरफ सर कुछ नहीं होता है, एग्जैक्ट एंगल बताइए। हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन के बीच में एंगल है अल्फा, तो वर्टिकल और नॉर्मल के बीच में एंगल होगा अल्फा, दिस इज अल्फा। ठीक, ये जो N2 है, जो इधर की तरफ आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो N2 है इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ये किसके ऊपर, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो N2 कहीं इधर की तरफ लग रहा है, ये लीजिए, ऐसा कहीं मान लेता हूं मैं, N2 ये लो, लेकिन इसको भी स्पेसिफाई कीजिए। जितना एंगल इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल बीटा नहीं है, इन दोनों के बीच में एंगल है अल्फा प्लस बीटा, ये टोटल एंगल, दिस इज अल्फा प्लस बीटा। वही एंगल आपका वर्टिकल और आपका नॉर्मल के बीच में, सो दिस एंगल इज नॉट बीटा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं, दिस एंगल इज अल्फा प्लस बीटा, दिस इज mg, दिस इज n2। अभी डायग्राम ठीक हो गया है, इसको देखें, आइए नीचे की तरफ सर mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, कोई चिंता नहीं करनी सर। सरफेस S1 से नॉर्मल N1 बना देता हूं इधर की तरफ, ये लो भाई। अगेन सर इधर की तरफ कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट बताइए। इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल अल्फा, तो वर्टिकल और नॉर्मल के बीच में एंगल भी अल्फा होगा। N2 सर इस सरफेस पर परपेंडिकुलर इधर की तरफ, ये लो भाई, N1 इधर की तरफ होगा, ठीक है, ओके। N2 इधर की तरफ, किधर, इधर की तरफ, ये लो। कितना एंगल सर, बीटा एंगल है, इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में सेम एंगल होगा, वर्टिकल और आपका नॉर्मल के बीच में बीटा। क्लियर है? आज ये लास्ट डायग्राम, इसको देखें, यहाँ पर ऐसे टच हो रहा है सर, कहाँ फोर्सेज होंगे सर, एक दीवार जो इसको प्रेस कर रही होगी, नॉर्मल फोर्स होगा, ये लो भाई, इसका नाम लेटेड भी N1। सर यहाँ पर भी इसको ग्राउंड जो इसको प्रेस कर रहा होगा, ये लो बेटा, नॉर्मल डे टू ग्राउंड बना देते हैं, बिल्कुल सही बात है। सर ये फुटबॉल एक दूसरे को प्रेस कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, तो इसके वाले के ऊपर भी फोर्स होगा, इस वाले के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा। फ्री बॉडी डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो जहां पर कॉमन सरफेस है, इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर कॉमन सरफेस होगी, इसके ऊपर फोर्स होगा इधर की तरफ, इसका नाम क्या दे दे, कुछ भी दे दो, नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2 दे दीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही। सर इस फुटबॉल की बात करें, बिल्कुल इसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये लो भाई, नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1, बाय द वे N12 एंड N21 आर इक्वल एंड अपोजिट। आगे बढ़ते हैं सर, ये वाली सरफेस भी इसको प्रेस कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी, दोनों सरफेस के कॉमन सरफेस कैसी होगी, ऐसी टेंजेंशियल इस स्फेयर के, तो आपका ये रहा। सर इसका mg भी होगा, बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा, बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है तो चिंटू। सर इसका mg नहीं बनाया आपने, बना रहा हूँ भाई, बना रहा हूँ, तुम झगड़ते क्यों हो बच्चों यार, ये लो m1g, ठीक है। आइए मैं पॉइंट से दोनों को इंडिकेट करता हूँ, दिस इज m1g नीचे की तरफ, राइट की तरफ इसका नाम मैं n1 दे देता हूँ, दिस इज n1। और कोई, यस सर, नॉर्मल ड्यू टू द ग्राउंड ऊपर की तरफ, ये लो भाई, इसका नाम ng दे देता हूँ। और कोई, यस सर, दूसरे वाली फुटबॉल फर्स्ट वाले को प्रेस कर रही होगी, किधर सर, इधर की तरफ, ये लो भाई, एंड नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2। सर ये एंगल वगैरह कितना होगा बेटा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, रेडियस पर डिपेंड करेगा, रेडियस कितनी आएगी, फिलहाल मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, दैट्स इट। इस पर आइए M2 पर, नीचे की तरफ M2G, इसके ऊपर सर इधर की तरफ प्रेस कर रहा होगा, ये लो भाई, इसका नाम भले ही आप N21 दे दें, पर इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर? और कोई, एक यार दीवार इसके ऊपर प्रेस करोगे इधर की तरफ, विच इज N2, और कुछ नहीं है, एक ये है, एक ये है, एक ये, दैट्स इट। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें पूरी तरह से अच्छे समझ में, किसी भी पार्ट में आपको डाउट हो, डिफिकल्टी हो, अगर आपका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आएंगे तो आप इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, तो प्लीज़ बिंदास होकर बताइए, अदरवाइज नोट इट डाउन।